जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का वीडियो है बिहार स्पेशल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का 5वां वीडियो होगा, 5th वीडियो होगी बिहार स्पेशल से। बिहार स्पेशल से इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम 2-3 वीडियो 4 वीडियो करवा चुका हूं। उसमें मैं बताया हूं कि कैसे कैसे मतलब शासक नियुक्त हुए। सबसे पहले जो हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। तो बिंबिसार के पुत्र ही अजातशत्रु हुए। किस तरह से वो कार्यकाल चलाए, वो सभी को मैं इसे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से अजातशत्रु से मैं स्टार्ट करता हूँ। जो 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक। आप कहिएगा जी 492 से 460 ईसा पूर्व कैसे आ सकता है? कि ये तो और आगे जा सकता है ना। सॉरी। तो इसमें जो होती है, जो ईसा जो पूर्व होती है, ईसा पूर्व घटते आती है, 0 तक आती है। उसके बाद ईस्वी की शुरुआत होती है हमें। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु कन्निक उसके ज्येष्ठ पुत्र था। कौन था? ज्येष्ठक पुत्र कौन था? ज्येष्ठक पुत्र जो था, जो अजातशत्रु को भी एनसीईआरटी में दिया गया है, जो कुनिक कहा जाता है। किसका? कुनिक किसे कहा जाता है? तो अजातशत्रु को ही कहा जाता है। पितृहंता भी ऐसे इनको कहा जाता है। क्या जी? पितृहंता। पितृहंता पितृहंता भी इन्हें कही जाती है। तो और मगध का उत्तराधिकारी हुआ। ये जो सबसे बड़े पुत्र हुए, ये क्या हुए? उत्तराधिकार बने, और उत्तराधिकार थे तो मगध के राज्य सिंहासन पर बैठे, विराजमान हुए। किस तरह से ये चलता है, इसको सिर्फ ध्यान में आप रखते चलिए। इसको याद करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जो ऐसे याद किया जाए। आप जिस सीक्वेंस में आप बताते हैं, उस सीक्वेंस में आप देखते जाए। हुआ। अनुश्रुति के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को धोखे से बंदी बना लिया, फिर उसे भूखे मार दिया। परंतु जैन श्रुतियों में अजातशत्रु को पितृहंता नहीं मानी जाती है। तो जैन जो होती है, जैन साहित्य में किसी किसी में जो विद्वान है, जो हिस्टोरिकल विद्वान है, वो बताते हैं जो ये पितृहंता थे। लेकिन इनको किस में माना नहीं जाता है? तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इनको जैन में नहीं मानी जाती। क्या? जैन में संहिता, जैन संहिता में इन्हें पितृ को मारने की बात नहीं की गई थी, क्योंकि इन्होंने जैन संहिता में बताई है, जो पिता को ये पूजते थे और पिता से ये बहुत ज़्यादा संतुष्ट में रहते थे। इनको कार्यकाल से कोई ज़रूरत नहीं था, ऐसे जैन धर्म में कहा जाता है। और एनसीईआरटी में भी कुछ इसी तरह का साक्ष्य हमें मिलती है, जो आपको सामने मैं दे रहा हूँ। यहाँ ध्यान रखिएगा, पितृहंता किसमें नहीं मानी जाती है? तो जैन अनुश्रुतियों में पितृहंता नहीं मानी जाती है। ऐसे कुछ ऐसा विद्वान को मानना है जो इसे पितृहंता कही जाती है, क्योंकि पिता की हत्या करके ही अपना राज सिंहासन को संभाला था। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है? बिंबिसार के मृत्यु के बाद उसकी महारानी महाकोसला, ये महाकोसला देवी जो पति शोक के दिवंगत हो गई थी। किसका? शोक के दिवंगत हो गई थी। और महाकोसला देवी कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। तो यहाँ से एक साथ मिलती है, जो ये इनको माँ समझिए। ये जो महाकोसला जो थी, जो इनको माँ थी, और पति के मरने के बाद में ये कह सकते हैं तो ये पागल सी हो गई थी। और ये प्रसेनजित जो था, जो इसको प्रसेनजित भाई था और प्रसेनजित की बहन थी। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रसेनजित जब उनको मरला के बाद में प्रसेनजित जो राज दिए हुए थे, वो फिर से वो वापस ले लिए हैं। प्रसेनजित ने महाकोसला देवी की श्रृंगार व्यय हेतु बिंबिसार को 1 लाख की आमदनी वाली काशी जनपद प्रदान की थी। जो महाकोसला की मृत्यु के बाद प्रसेनजित ने काशी जनपद को फिर से अपने अधिकार में ले लिया था। तो उनको पागल सी हो गया था, इसको जो सिस्टर हुई, जो पागल सी हो गई थी, और उनको भी मृत्यु हो गया था। किसको? प्रसेनजित की बहन हुई,
जो महाकौशला हुई थी। कौन थी? महाकौशला थी, प्रसेनजीत की बहन। मृत्यु के बाद में 1 लाख के आसपास जो सभी धन वगैरह दिए हुए थे और जिस जो क्षेत्र जो दिए हुए थे उस सभी क्षेत्र को इन्होंने ले लिया। इसी बात को लेकर कौशल मगध के बीच युद्ध छिड़ गया। तो कौशल और मगध के बीच, तो मगध का राजा कौन बन चुका था? तो अजातशत्रु बन चुकी थी। कौन? अजातशत्रु। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रथमतः प्रसेनजीत पराजित हुए, किंतु दूसरे दौर में युद्ध में अजातशत्रु पराजित हुए और प्रसेनजीत का बंदी बना लिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से साक्ष्य मिलती है। ये देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है ये? प्रसेनजीत पराजित हुआ कब? संयुक्त निकाय के अनुसार। संयुक्त निकाय के अनुसार किसके अनुसार? संयुक्त निकाय के अनुसार प्रथमतः मतलब पहली बार प्रसेनजीत पराजित हुआ, किंतु दूसरी दौरान में युद्ध में अजातशत्रु पराजित होकर प्रसेनजीत का बंदी बना। प्रसेनजीत का बंदी कौन बना था? तो अजातशत्रु ने दूसरी बार में पहली बार में पराजित कर दिया था। ऐसे कहा जाए ये मामा भी हुए। प्रसेनजीत क्या हुआ? मामा भी हुए। किस तरह से इसको में कास्टिंग चल रहा है अभी, किस तरह से अभी सीन है वो आगे इसमें बने रहिए, आप जरूर देखिएगा। बाद में दोनों के मध्य संधि हो गई। अब कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ करा दिया। इसी तरह काशी पर अजातशत्रु का अधिकार यथावत बनी रही है। तो देखिए उस समय का किस तरह से चलता है। उसका बहन से शादी किया हुआ था, बिंबिसार किया हुआ था, इनको पद पीता, और जब ये पराजित हुए उसके बाद में फिर से अजातशत्रु से शादी करवा दिया। किसने? प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री को शादी अजातशत्रु से करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बजीरा नाम था इसका, जो सिस्टर था, इसको बहन जो था उसको नाम क्या था? तो बजीरा नाम था। क्या नाम था? बजीरा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अजातशत्रु पहले अंग की राजधानी चंपा में स्थापित किया था। कहाँ? चंपा को प्रांतपाल नियुक्त किया था और वह महत्वाकांक्षी शासक था। जो अजातशत्रु था जो एक महत्वाकांक्षी शासक था, जो इन्हीं ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की और राजधानी बनाई थी। राजगिरी से लाकर के राजधानी पाटलिपुत्रा में इन्हीं ने बनाई थी। अजातशत्रु ने नियुक्त किया हुआ एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए उसने अपने पिता के राज्य विस्तार नीति का जारी रखा। तो ये महत्वाकांक्षी का यही होता है। महत्वाकांक्षी का मतलब ये नहीं हुआ जो पिता की इतना बड़ा साम्राज्य है तो उसको मैं किसी गलत काम को या उसको गलत में यूज करके हम उसको बुरा न दे। जहाँ तक उससे ज़्यादा ही विस्तार किया था अजातशत्रु ने बिंबिसार से। आगे चलता हूँ। आगे क्या दिया गया है इसमें? आगे दी गई है जो मगध, आगे दी गई है युद्ध चलता रहा था, युद्ध को चलता रहा। इस युद्ध में अजातशत्रु ने इसको ध्यान में रहेगा, महाशिलाकंटक तथा रथमूसल अस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। बौद्ध ग्रंथ जो सुमंगल विलासिनी के अनुसार यह युद्ध गंगा के किनारे रत्नों का खान पर आधारित था और अधिकार स्थापित करने के लिए कहा गया था और अधिकार किया भी था। जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने सौतेले भाइयों हल और बेहल से बिंबिसार द्वारा प्रदत्त हाथी के बाद क्या था? सेयनग तथा 18 लड़ियों वाला हीरे का प्रयोग या प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था। और लास्ट में हल और बेहल अपने चेटक के संरक्षण में रहने लगा था। चेटक कौन था? तो चेटक नाना था। चेटक के बहन से या शादी किया था किसने? अजातशत्रु ने चेटक से शादी किया था। आगे चलता हूँ। और रहने लगा और हल और बेहल को पराजित करने के लिए अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया। उस समय में जो चेटक जो था जो वैशाली में था और उस पर आक्रमण किया और वैशाली को वो जीत लिया, आक्रमण किया। इस युद्ध में बेहल पराजय, लेकिन
जैन साधु बन गए। जो पराजय हो गए उसके बाद में जैन साधु बन गए, क्योंकि इतना महत्वाकांक्षी शासक भी नहीं थे। इन जीत में अजातशत्रु को कूटनीतिज्ञ, इस जीत ने कूटनीतिज्ञ जो बस्कर और सुनीद, बस्कर और सुनीद का बड़ा योगदान था। किसका? बस्कर और सुनीद का इसमें बहुत बड़ा योगदान था इसको जीत के लिए। किसको? वैशाली को जीतने के लिए। और बेहल को पराजय करके बेहल साधु बन गया था और साधु को भेष धर लिया था पूर्ण रूप से। किसने? बेहल। कौन था? सौतेला भाई था अजातशत्रु का। यहाँ तक आप लोग को नो डाउट होनी चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स बताइए, कमेंट्स में बोलिए जो हमें ये डाउट है, हम जरूर उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और बड़ा योगदान था इसको। आगे चलता हूँ। इस युद्ध के पश्चात बुद्ध के उपदेशों के आधार पर आजीवित संप्रदाय का संस्थापक मखली गोसाल की मृत्यु इस युद्ध के दौरान हुआ था। और इस युद्ध के पश्चात बौद्ध आचार्यों ने सत अपराह्ने, जिसे कि धम्म पिटक होती है, जिससे धम्म का निर्माण करने लगा और धम्म में बट गए। राष्ट्रीय अभ्युदय के साथ नियम बताने या बनाए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसको मृत्यु हो गया था तो युद्ध के पश्चात बौद्ध जो था, बौद्ध आचार्यों ने सत्य जो हुआ, जो सत्य के मार्ग पर चलने की बात करने लगी। और अपरिणामी धम्म राष्ट्रीय अभ्युदय को 7 नियम बताते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते आप बने रहिए जब तक कि हम लक्ष्य को पाना ले, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति से भयभीत होकर चेटक अजातशत्रु के दुश्मन देशों से संपर्क बढ़ाने लगा। तो जितना भी अजातशत्रु का क्या था, जितना भी अजातशत्रु का दुश्मन था उससे दोस्ती करने लगा चेटक ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी का साक्ष्य ये लोग आजमाते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधानमंत्री कह सकती है या उनको संरक्षक कह सकते हैं, चाहे उन्हें जो कहिए, चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य ने। इस नीति को फॉलो चाणक्य ने किए थे। अभी आप तत्काल में विदेश नीति में इसे बहुत चलती है। क्या चल रही है? विदेश नीति में इसको बहुत चलाता है। तो दुश्मनों से, जैसे में हमको दुश्मन, जो दुश्मन के दुश्मन दोस्त होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे पाकिस्तान हमको दुश्मन है, हमको दुश्मन पाकिस्तान है, और भारत का दुश्मन है पाकिस्तान, और चाइना भी है। किसको है? चीन भी हमको दुश्मन है। तो ऑब्जेक्टली अगर देखा जाए तो चीन प्लस पाकिस्तान दोनों दोस्त है। क्या है? दोस्त है। क्योंकि पाकिस्तान से कोई ऐसा इनको कोई रिलेटिव नहीं है, किसी तरह के उनके फायदा होने वाली नहीं है जिससे आर्थिक उन्नति हो सके चीन को। लेकिन तब पर भी दोस्त है। क्यों दोस्त है? क्योंकि वो यहाँ भारत की नीति को बढ़िया से जानती थी। उस समय में चाणक्य ने किस नीति को फॉलो करते थे? विदेश नीति में अखनी 80% उन्हीं की बात चलता है, जो अभी नहीं, लगभग बहुत दिन पहले कह के गए थे। और आगे चलता हूँ। दुश्मनों से संपर्क बढ़ाने लगा। और जैन ग्रंथ, जिसे कि निर्यावली सूत्र के अनुसार चेतक का नव लिच्छवियों, जो नव मल्लो तथा काशी और कौशल के 18 गणराज को एकत्रित कर मगध नरेश, जो कौन था, अजातशत्रु के विरुद्ध में मोर्चे बना लिया था। तो अजातशत्रु के विरुद्ध में जो मोल्ले तथा काशी दोनों की जो 18 गणराज्यों था उसे दोस्ती कर लिया था और बात करने लगी, और इसको मोर्चा बना लिया। किसको? अजातशत्रु की। ऐसे अजातशत्रु बहुत प्रतापी शासक था, इसमें दो राय नहीं है। थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से मेरे दोस्त थोड़ा सुस्तियाए हुए हैं। काशी, कौशल, वैशाली के पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्लों को भी पराजित किया, और मल्लों के पराजित
करने से वर्तमान पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का बड़ा भाग मगध में मिला लिया। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काशी जो था, जो कौशल वैशाली और वैशाली को भी पराजित कर दिया था, जो बहल को, जो अपना चचेरा भाई बहल को पराजित किया था, और बहल ने क्या किया था, अपना साधु के वेश धारण कर लिया था। वैशाली को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्लों को भी पराजित किया। किसको? मल्लों को भी पराजित किया। अब मल्लों के पराजित करने किया, उसके बाद वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये बहुत बड़ा भाग मगध में शामिल किया गया था। उस समय मगध का विस्तार देखिए किस समय में था। अभी पूरा बिहार भी नहीं मगध में आ रहा है। बिहार था, उत्तर प्रदेश था, जो मगध में ही पड़ता था। आगे देखता हूँ, आगे क्या है, आगे देखता हूँ। मज्जिम निकाय के अनुसार, मज्जिम निकाय के अनुसार, इसको आप ध्यान में रखिए, मज्जिम निकाय के अनुसार अवंती जो मालवा, कौन था? मालवा था के राजा चंडप्रद्योत, मालवा के राजा चंडप्रद्योत के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया था। दुर्गीकरण करवाने का, राजगिरी का, जो राजगिरी का मतलब हुआ, राजगीर अभी पड़ता है कहाँ? राजगीर जो नालंदा जिला में पड़ती है। जो राजगीर को एक किला समझिए, जो किला या सुरक्षित के लिए बनाने लगे। दोनों एक दूसरे के भयाक्रांत थे, दोनों एक दूसरे से भयभीत थे, और चंडप्रद्योत के देहांत हो जाने से अजातशत्रु का उधर से निश्चिंत हो गया था, और उसके ध्यान उत्तरी सीमांत की ओर गया। उत्तरी सीमांत की ओर अपना ध्यान को बढ़ाया। उसने उत्तरी क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की और मगध की सीमा को और विस्तार किया। इसको आप ध्यान में रखिएगा, मगध के सीमा को हिमालय की तलहटी तक पहुंचा दिया। हिमालय तक, पूरा हिमालय जो है वहाँ तक पहुँचाने में अजातशत्रु का योगदान था। तो ये भी चंडप्रद्योत से डरते थे, जो क्योंकि वो भी चंडप्रद्योत जो थे, जो बहुत प्रतापिक शासक में से एक गिने जाते थे। और उसको जब अपना आप, इनको अजातशत्रु नहीं मारा था, इसमें आप सस्पिशन नहीं होइएगा जो अजातशत्रु ने उसको मृत्यु दे दिया है। अजातशत्रु नहीं, उसको अपना आप मृत्यु हुई थी। उसके बाद में ये उत्तर में ज़्यादा विस्तार किया। यहाँ तक आपको नो डाउट होनी चाहिए। आगे देखता हूँ। भास के अनुसार अजातशत्रु अपने कन्या जो पद्मावती का विवाह भक्तराज उदयन के साथ करवाया था। भक्त उसका था, भक्तराज उसका योगदान, उदयन से इनको विवाह करवाया अपनी कन्या को। उदयन मगध का अवंती के बीच सुलहकार था। इस सुलहकार के बाद भी दोनों प्रतिद्वंदी ही बने रहा था। क्या दोनों था जो प्रतिद्वंदी बने हुए थे? आगे चलता हूँ। आगे क्या कर रही है? अजातशत्रु के धार्मिक नीति उदार थी। इसका जो नीति थी, जो धार्मिक नीति थी, जो उदार ज़्यादा था, उदारवादी था इनको नीति। आरंभ में वह जैन था, परंतु गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर बुद्ध का अनुयायी बन गया। तो शुरू में क्या था? तो जैन था। अजातशत्रु शुरू में क्या था? तो जैन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में जैन था, लेकिन बाद में जब गौतम बुद्ध ने उपदेश जारी किया, उपदेश देने लगे हर एक तरह जा कर, तो उनको अपना लिया। गौतम बुद्ध को ये अपना लिया और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने लगा। सबसे पहले गौतम बुद्ध जो थे, जो अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेट करता हूँ। किससे? गौतम बुद्ध है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया में। कहाँ? फाल्गु नदी यानी रंजना नदी के तट पे एक पीपल वृक्ष के नीचे। यहाँ तक आपको नो डाउट होनी चाहिए। सबसे पहला उपदेश जो दिए थे, जो कहाँ दिए थे? तो ये सबसे पहला उपदेश दिए थे यूपी में जाके, जो सरनाथ में। और महावीर जो था, उनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के निकट में हुई थी या किस वृक्ष से नीचे हुआ था? इसका क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसको जरूर आप जवाब दें। और द्वंदी जो था, इसका जो द्वंदी सदी ईसा पूर्व के भरहुत स्तूप से एक वेदिका पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता था। ये जो
वेदिका का जो उद्भव हुई थी और अजातशत्रु जो भगवान बुद्ध की वंदना करते थे कहाँ पे, वेदिका पे, ठीक ना, एक स्तूप पे। और अजातशत्रु भगवती वंदते उत्कीर्ण है। जो अजातशत्रु जो थे, जो भगवती वंदित थे, जो उसके बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। तो बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण किससे मिलती है, तो अजातशत्रु भगवती वंदते वंदते उत्कीर्ण से, भगवती वंदते उत्कीर्ण से हमें ये साक्ष्य मिलती है। जो ये बौद्ध धर्म को ये ज़्यादा अपनाने लगे और ज़्यादा इन्होंने उपदेश वगैरह भी इनको लेने लगे और उपदेश देने लगे थे। आगे देखा जाए, आगे क्या है क्वेश्चन इसमें। अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष, अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। महापरिनिर्वाण की मतलब मृत्यु हो गई थी, क्या मृत्यु हो गई थी। 8वें वर्ष बाद ही इनको महापरिनिर्वाण हो गई थी। जो अजातशत्रु ने राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण करवाया भी। तो ऐसे कहा जाता है जो सबसे पहला अगर पूजा किया गया है किसी मूर्ति का, तो गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा किया गया है सबसे पहला। ये VVI क्वेश्चन में लिखवाता हूँ, ये VVI क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला अगर उपदेश, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सरनाथ में दिए थे, जो अभी यूपी में पढ़ रहे हैं। कहाँ, यूपी में पढ़ रहे हैं। और इससे क्वेश्चन आती है, सबसे पहले मानव अगर पूजा की है किसी मूर्ति को, ऐसे तो साक्ष्य मिलती है, लेकिन मंदिर जो है मूर्ति का जो पूजा मिलने का है, तो ये इन्हीं को मिलता है। किसको मिलता है, तो भगवान बुद्ध को मिलती है। आगे चलता हूँ, आगे क्या है। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, जो राजगिरी में हुई थी। इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप ने इसका अध्यक्षता की थी। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा नहीं ज़्यादा है, इसको आप ध्यान में रखिए। इस क्वेश्चन को यहाँ VVI लिख करके इस क्वेश्चन को मैं घेर देता हूँ। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कब हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुई थी, जो 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो महाकश्यप के में हुई थी। ये राजगिरी में हुई थी। राजगिरी में व्यवहार पहाड़ियों के समर्पित या समर्पित गुफा में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति में ही बुद्ध की शिक्षाओं को 2 भागों में सूत पिटक एवं विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया था। तो प्रथम कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इसका क्वेश्चन एकदम VVI है, एग्जामिनर के बहुत ही पसंदीदा है। क्वेश्चन पूछने का इससे संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला यही एक यूट्यूब चैनल है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं बहुत कम समय में। और इनको जो बांटा गया बौद्ध धर्म के 2 पक्षों में विभक्त कर दिया। एक विनय पिटक एवं एक सूत पिटक में विभक्त कर दिया। जी आज भी बौद्ध के लिए मार्गदर्शन ग्रंथ बनी हुई है। देखता हूँ, पुराणों के अनुसार अजातशत्रु 28 वर्ष तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 32 वर्ष के शासक थे। तो ये दोनों के लिए आप ध्यान दीजिएगा। जो पुराण में दिया गया है जो 28 वर्ष, और बौद्ध के लिए दिया हुआ है जो 32 वर्ष दी गई है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अजातशत्रु को अपने अपने मत का अनुयायी मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयीन ने किया था। किसने किया था, तो उदयीन ने। ये पीड़ितहंता इसीलिए कहा जाता है, जो ऐसा इसमें जैसे बिंबिसार को मृत्यु दिया किसने, तो ऐसे कोई साक्ष्य भी नहीं है, कंप्लीट कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन जैन मानता है जो पिता के ये बहुत ज़्यादा पुजारी थे, लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं जो इनको पिता को ही मृत्युदंड दिया था भूखे रख करके। तो इसको आप लिखिए, एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ। जो बिंबिसार को मृत्यु किसने दिया था, तो बिंबिसार को अजातशत्रु ने दिया था। तो अजातशत्रु के ही पीड़ितहंता कहा जाता है।
लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायीन ने किया था। किसने किया था? उदायीन ने इनको हत्या कर दी अजातशत्रु के। किंतु जैन ग्रंथों ऐसा नहीं मानते। फिर से यहाँ पे जैन ग्रंथ यहाँ नहीं मानते हैं उदायीन के बारे में भी। जैन ग्रंथ दोनों के बारे में नहीं मानती है, जबकि और ग्रंथ है पुराण वगैरह है जो मानते हैं। जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन उसे पितृभक्त कहा करते थे। ये देखिए यहाँ पे निकल के आया पितृभक्त, मतलब पिता की भक्त में निलीन हुए थे। किसने? उदायीन ने। किसने? उदायीन। किसने? उदायीन ने। आगे देखता हूँ। उदायीन का उद्भद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से उदायीन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे और यहाँ से शासन किस तरह से चलाएं ये देखिए। तो 460 ईसा पूर्व में से लेकर 455 ईसा पूर्व तक जो कही जाती है तो उदायीन का शासन चलता है। 460 से 55 सिर्फ 5 साल के लिए ये शासन चलाते हैं उदायीन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए पाली ग्रंथों तथा बौद्ध ग्रंथ जिसे दीर्घ निकाय के अनुसार अजातशत्रु के पश्चात उसका पुत्र उदायीन अथवा उदयभद्र, उदायीन का ही नाम है उदयभद्र, जो 459 ईसा पूर्व में लगभग मगध के सिंहासन पर बैठा था। कभी कहीं कहीं लिखा हुआ है 460 ऐसे माना जाता है, लेकिन इनको अनुसार का कितना है? 459 मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अजातशत्रु बिंबिसार के मृत्यु किसने किया था, मारा था? तो उसका पुत्र ने अजातशत्रु के किसने? उदायीन ने मारे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। उदायीन के बारे में क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। कथा कोश का परिशिष्टि पर्वन में उदायीन को कुनिक, जिसे कि अजातशत्रु को कुनिक का पुत्र कहा जाता है। तो जैसे शुरू में मैं बताए हुए हैं जो कुनिक किसे कहा जाता है, तो अजातशत्रु को कुनिक कही जाती है। उदायीन के ख्याति विशेषकर पाटलिपुत्र नगर बसाने का व निर्माण करना इन्हीं को मतलब कहा जाता था। नगरों का निर्माण इन्हीं ने ही करवाए थे उदायीन ने। पाटलिपुत्र में राजगिरी से पाटलिपुत्र में अपना राजधानी को स्थापित किए थे। बिंबिसार के विरुद्ध वैशाली, नव मल्लो, काशी, कौशल, अवंती, नव लिच्छवियों के आदि ने मिलकर एक मोर्चाबंदी की थी। इसको मोर्चा में ले लिया था जिससे युद्ध के लिए बात की गई थी। इस मोर्चाबंदी में मुकाबला करने के लिए अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग सोन और गंगा के समीप में बनाई गई थी। तो सोन और गंगा के समीप में, सोन और गंगा प्लस में गंगा लिखता हूँ, सोन और गंगा के बीच में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग में यह युद्ध के लिए बात किया था। अब यह संगम पटना से कई मील पश्चिम हट गया है। एक कुटिल कोण में अवस्थित था। ये एक कुटिल कोण में अवस्थित था। इसके पूर्व लिच्छवी सैनिक जिसे व्यापारी आदि गंगा पार कर पाटलिग्राम में महीनों पड़ाव डाले रहते थे। गंगा तथा सोन नदी के माध्यम से व्यापार हुआ करता था, इसलिए भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण थी। चुंगी को लेकर लिच्छवी और अजातशत्रु, चुंगी को लेकर लिच्छवी और अजातशत्रु, एक सेकेंड मेरे भाई, सॉरी इसके लिए। सोन नदी के बारे में बात करता था। नदी के मध्य में इनको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे चुंगी को लेकर लिच्छवी और अजातशत्रु के सैनिक इसके पूर्व टकराते भी थे। क्योंकि यहाँ पे जो उस समय में गंगा के मैदान जो थी वहाँ पे अथी भी था, वो क्या जी था, जो उपजाऊ मिट्टी भी हुई करती थी। रहते थे अजातशत्रु के अमात्य सुनीत एवं बस्कार ने राजगिरी तथा पाटलिपुत्र में किलेबंदी नए सिरे से करवाया था। अजातशत्रु ने बुद्ध का मत जानने के लिए उनके पास अपने आत्मत्य या अमात्य क्या बस्कार
बस्कार क्या बस्कार को भेजा था? किसको भेजा था? बस्कार को भेजा था। परंतु उदयीन ने अपने शासनकाल में मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। इसकी पुष्टि परिशिष्ट पर्वन के गार्गी संहिता तथा वायु पुराण से होती है। सिंपल सी आप ध्यान दीजिए, वायु पुराण ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर सी पर आता है। वायु पुराण से ही पता चला है जो उदयीन ने ही अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किए थे। उदयीन के काल में मगध और अवंती के बीच संघर्ष हुआ था, जो अस्त बीरावली चरित्र के अनुसार उसने एक पड़ोसी राज्य का आक्रमण किया और उसके राजा को वो अपने राजा को क्या किया था? राजा को मार डालने की बात इसी में किया और राजा पुत्र के अवंती की राजधानी उज्जैनी के शरण ली और साधु वेश में पाटलिपुत्र में जाकर जोधे से उदयीन की हत्या कर दी। उदयीन की हत्या जो थी ये मिस्टेक से कर दी गई थी और उदयीन जैन तथा उनके पाटलिपुत्र के मध्य एक जैन चैत्यालयों का निर्माण करवाया था। किसने? तो उदयीन ने करवाया था। जैन संहिता के अनुसार यह नियमित रूप से व्रत करता था और नियमित रूप से जैन आचार्यों से प्रवचन सुनता भी था। इसका प्रवचन सुनने का भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। उदयीन के उत्तराधिकारियों ने लगभग 412 ईस्वी से लेकर के ईस्वी तक शासन किया था। 412 ईस्वी तक इनको पुत्र ने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथ जिसे कि दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अनिरुद्ध जिसे कि मुंडा एवं नागदशक उदयीन के बाद मगध के शासन हुए थे। इस तीनों के आक्रमण से अपने पिता की हत्या कर मगध सिंहासन पर हस्तांतर किया था। उदयीन ने उत्तराधिकारी अनिरुद्ध के सारा कार्यकाल लिच्छवियों को सौंप दिया था या मामलों को सुलझाने में दे दी थी। किसको? लिच्छवियों को के मामलों को ये सुलझाने के लिए दे दिया था। किसने? तो किसने दी थी? तो ये उदयीन ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से साक्ष्य बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलती है। यहाँ से फिर 412 तक उनको पुत्र किया, उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए उसको छोड़ दिए। यहाँ से शैशुनाग वंशीय शासक जो शिशुनाग ने किया था, शिशुनाग वंश की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इनका शासनकाल जो चला था जो 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक। इसको फिर से मैं कहना चाहता हूँ 412 क्यों है और 344 ईसा पूर्व क्यों है। तो इसको लिए दो साक्ष्य हैं। एक है जो हम कह सकते हैं जो नीचे आने का मतलब है जो ईसा पूर्व कहा जाता है। जब तक कि जीरो के साक्ष्य में नहीं आ जाए तो ईसा पूर्व तक ही कहा जाता है। इसको घटाते लाना है जीरो तक, उसको बाद में ईस्वी से प्रारंभ कर देनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछती है अक्सर। यहाँ से देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार हर्यक वंशीय मगध शासक नागदशक को सत्ताच्युत कर काशी का प्रतिपाल शिशुनाग मध्य का राजा बना था और उसके बाद में राज्यारोहण के साथ साथ मगध का शिशुनाग वंशीय शासक आरंभ किया था। तो इन्होंने शिशुनाग वंश का नींव डाली थी। क्या हुआ था? शिशुनाग वंश का नींव डाली थी। ये ज़्यादा डबल नहीं है, थोड़ा सा नहीं इनको बारे में साक्ष्य है। अब देखिए इनको साक्ष्य। सीली बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग ने 18 वर्षों तक शासन किया था। किसने? सीहलू बौद्ध के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार कितना वर्ष तक? तो 18 वर्ष तक शासन करने वाला किसने था? तो शिशुनाग ने था, जो शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिब्रज जो राजगिरी के निकट गिरियक में स्थापित की और अपने पुत्र काकवर्ण मतलब काला शोक क्यों कहा जाता था? काकवर्ण मतलब काक का मतलब होती है, काक मतलब कौवा होता है, ये काला था, ठीक ना, को काशीराज
प्रांतपाल का नियुक्ति दिया था या नियुक्ति या पद प्रदान किया था। उसके शासनकाल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गया था। उसके राज्यकाल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गया था और वैशाली के बाद में उसकी वास्तविक राजधानी बनी थी। वास्तविक राजधानी जो वैशाली में भी अपना बनी थी। शिशुनाग भी एक महत्वाकांक्षी शासक थे। अपने शासनकाल में अनेक युद्धों द्वारा अपने मगध की सीमा विस्तृत की। उसके शासन के सबसे महत्वाकांक्षी घटना अवंती पर विजय प्राप्त कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। तो शिशुनाग जो थी, जो बहुत एक महत्वाकांक्षी शासक थी, जिन्होंने अवंती को जीत लिया था और मगध में मिलाई थी। अवंती को जीतकर मगध में मिलाने वाला शासक कौन था? तो शिशुनाग था। कौन था? शिशुनाग था। इसको बाद में आती है कालाशोक आती है, जो काकवर्ण भी कहा जाता है। ये काला होने की वजह से काकवर्ण कही जाती है। इनका 394 से लेकर के इनका चलती है 666 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक इनको शासनकाल चलती है। आगे देखता हूँ आगे क्या दिया गया है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार शिशुनाग को मृत्यु के बाद में शिशुनाग के मृत्यु के बाद में कालाशोक उसका उत्तराधिकारी बनी, जिसे काक भी कहा जाता था। जो महावंश में उसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया था। कालाशोक एवं काकवर्ण कहा गया था। कालाशोक बौद्ध था। कालाशोक क्या था? तो बौद्ध था। कालाशोक बौद्ध था। उसके शासनकाल में ही बौद्ध धर्म का द्वितीय सम्मेलन हुआ था। तो कालाशोक के काल में द्वितीय बौद्ध संधि थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से साक्ष्य मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कालाशोक के शासन काल में ही बौद्ध धर्म का द्वितीय सम्मेलन या हुआ था, या संगीति का आयोजन किया गया था, जो वैशाली के 383 ईसा पूर्व में हुआ था। लगभग 100 साल बाद हुआ था। कब? 100 साल बाद में हुई थी। वो 483 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इस बौद्ध संगीति में के पश्चात हो गया, और जो बाद के क्रम में ही हीनयान तथा महायान के रूप में पहचान बनाई। हीनयान और महायान यहीं से दो विभक्त हुए थे। क्योंकि हुए थे जब दो वर्गों में विभक्त हुए थे, और अकाल पड़ने के समय में कितना आदमी इसको नहीं मानने लगे थे। पश्चिमी की ओर की लोग नहीं मानते थे ये किस तरह से नीति को पालन करनी है या क्या करनी है। तो बाणभट्ट रचिता हरिश्चंद्र के अनुसार हर्ष चरित्र के अनुसार कार्कवर्ण की हत्या धोखे में महापद्म नंद ने किया था। किसने किया था? महापद्म नंद द्वारा 366 ईसा पूर्व में चाकू मारकर कर दिया गया था। 300 कब किया गया था? 366 ईसा पूर्व में किया गया था चाकू मार करके। किसको किया गया था? तो किसकी हत्या की गई थी? तो बाणभट्ट चरिता के अनुसार कार्कवर्ण की हत्या की थी। किसको? काकवर्ण की हत्या कर दी थी महापद्म नंद ने, जो नंद वंश की स्थापना फिर से किया है, जो घानानंद अंतिम शासक था। तो आज के लिए इतना ही है मेरे भाई। और कैसा लगता है? यहाँ से मौर्य काल का प्रारंभ करेंगे, और अजातशत्रु यहाँ तक क्लियर हो गई है आपको। अजातशत्रु के बाद में मैं पहले बिंबिसार देखे थे, अजातशत्रु देखे थे, उदयीन देखे किस तरह से शासन किया था। उसके बाद में शिशुनाग देखे, जिसे कि कालाशोक के बारे में भी बात की है, जो कार्कवर्ण कहा जाता था। तो इसे सभी को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से जरूर एक न एक पूछे जाते हैं। नहीं विश्वास है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एनिसेंट हिस्ट्री के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को मैं डाल चुका हूँ। अभी हिस्ट्री ही डाला हूँ, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, IR जहाँ से क्वेश्चन पूछता है जरूर हम बताऊंगा, जितना हमसे सक्षम हो सके। आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।